गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के बायो के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है? फंडामेंटल का मीनिंग होता है द मोस्ट बेसिक। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ का या उनकी बॉडी का, ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट जो होता है वो होता है सेल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको सेल, उसके स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स, उसके फंक्शनिंग्स, ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल होता क्या है? ठीक है, सेल जो है वो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल जो है उसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग किस लिए बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि एक इंडिविजुअल सेल्फ जो है, एक इंडिविजुअल सेल, ठीक है, लाइफ को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हमको रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऐसे जो सारे फंक्शंस हैं जिनके बिना लाइफ नहीं चल सकती, वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम एक इंडिविजुअल सेल जो है अपने आप कर सकता है। इसीलिए हम लोग सेल को क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उसके अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी के उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, अब सबसे पहले सेल की स्टडी करने से पहले, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि सेल की डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, उसके बाकी जो पार्ट्स हैं उनकी डिस्कवरी कब हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल एंड इट्स हिस्ट्री। ठीक है, सेल की जो डिस्कवरी थी वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने एक सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप बनाया था। वो बहुत ही एक रॉ डिज़ाइन का, क्रूड डिज़ाइन का माइक्रोस्कोप था, बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड माइक्रोस्कोप नहीं था। तो उस माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उन्होंने कॉर्क प्लांट जो होता है, कॉर्क का एक प्लांट होता है, ट्री होती है, ठीक है, उसके टिश्यू का एक पतला सा स्लाइस लिया था। ठीक है, उस स्लाइस को उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व करने पे उनको हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने सभी ने देखा है। मधुमक्खी के छत्ते में इस तरीके के छोटे छोटे आपको कंपार्टमेंट्स टाइप के दिखते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क के टिश्यू को अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उनको भी हनी कॉम्ब के जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर जो है दिखा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया सेल्यूले। ठीक है, उन्होंने नाम दिया सेल्यूले। ठीक है, सेल्यूले जो है वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि टिश्यू को ऑब्जर्व करने पे उनको स्मॉल सेल्यूले यानी कि स्मॉल छोटे छोटे रूम्स जो हैं उनको देखने के लिए मिले। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंटोन वैन ल्यूइनहोक पर। ठीक है, उन्होंने 1674 में उन्होंने भी अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था। उस माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उन्होंने बहुत सारे लिविंग जो सेल्स थे, जैसे कि बैक्टीरिया था, प्रोटोजोआ था, आरबीसीज थे, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इन सब की उन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है उसको किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, पिछली क्लास में 8th में आप सभी ने पढ़ा है कि न्यूक्लियस होता क्या है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग परकिंज। ठीक है, परकिंज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि सेल के अंदर में जो लिविंग मटेरियल होता है, ठीक है, उस लिविंग मटेरियल का नाम जो है उन्होंने दिया प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं श्लीडन एंड श्वान। ठीक है, श्लीडन एंड श्वान जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1838 जो है 1838 में उन्होंने प्रपोज किया था सेल थ्योरी को। ठीक है, सेल थ्योरी जो है उसमें उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बताए थे।
ठीक है, जिसमें कि उन्होंने स्टेट किया था सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था सेल थ्योरी में? सेल थ्योरी में उन्होंने कहा था कि सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आए रुडोल्फ विर्चॉव। ठीक है, उन्होंने 1855 जो है उसमें सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था, उसमें अपने कंट्रीब्यूशंस कुछ जो हैं उनको भी ऐड ऑन किया था। उनको ऐड ऑन करने के बाद में जो फाइनल सेल थ्योरी उन्होंने प्रपोज की थी वो सेल थ्योरी जो है वो आज भी रेलेवेंट है, आज भी इन प्रैक्टिस है। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चॉव ने जो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था उसमें उन्होंने 4 पॉइंट्स या 4 पोस्टुलेट्स जो है उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। वो थे कि बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। सेल्स और उनके प्रोडक्ट से मिल करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है बनती है। ठीक है, सेल और उसके प्रोडक्ट्स कहने का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स जो हैं वो सेल और उसके प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट जो था वो ये है, एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर अ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इट्स सेल। सेल की जो एक्टिविटीज है उसका सम टोटल जो है वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी का टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, सेल थ्योरी कहती है कि जो पुराने सेल्स हैं उनके ही डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, और फोर्थ पोस्टुलेट है सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। ये हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, अब सेल की हिस्ट्री देखने के बाद में हम लोग जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे कि उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं यूग्लिना हुआ, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हुआ। ठीक है, ये सारे के सारे, या एल्गी का एग्जांपल ले सकते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वो एक एल्गी है, वो भी एक यूनिसेल्यूलर एल्गी है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, और उसके जस्ट ऑपोजिट वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मल्टीसेल्यूलर। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स या दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, हम सारे के सारे जो हैं मल्टीसेल्यूलर हैं। ठीक है, अब यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ तो बेसिक डिफरेंस होगा। ठीक है, बेसिक डिफरेंस कहाँ पर आता है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी बॉडी थोड़ी सिंपल होती है, लेकिन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी का जो साइज है वो भी बड़ा होगा और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के भी होंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम या बहुत ही सिंपल होती हैं, लेकिन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज उनको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है, एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्योंकि एक सिंगल सेल के ही बने होते हैं तो उनकी बॉडी सिंपल होती है, इसी वजह से उनकी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है तो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से अब क्या होता है कि उनकी बॉडी में अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। अब अगर सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर प्रॉपर नहीं होगा
तो वर्क भी बॉडी का या फंक्शनिंग जो होती है बॉडी की वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसीलिए मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपरली हो सके, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सेल्स जो होते हैं उनके शेप में, उनके साइज में और उनके फंक्शनिंग में चेंज आता है, वो एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज़। और ये जो टिश्यूज़ हैं, जब बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो हैं एक ग्रुप बनाते हैं तब हम उसको कहते हैं ऑर्गन। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारी आंखें हमको देखने में हेल्प करती हैं, जीभ हमको टेस्ट करने में हेल्प करती है, हमारे कान हमको सुनने में हेल्प करते हैं, फिर हमारा जो स्टमक है वो हमको फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो हैं वो फूड एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बोन्स जो है वो हमको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स जो है वो हमको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सो दैट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम क्या कह रहे हैं कि हमको डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेल के शेप एंड साइज पे, ठीक है। सेल्स का जो शेप और साइज होता है, ठीक है, शेप की बात अगर हम लोग करें तो बेसिक लेवल पे जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, सभी मोर और लेस जो है वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अभी हम जो डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे थे, तो जहाँ जहाँ पर भी हमको डिवीजन ऑफ लेबर देखने के लिए मिलता है वहाँ वहाँ पर हमको सेल के शेप में चेंज दिखाई देगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास सेल्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि शेप हमको सर्कुलर भी मिलेगा, ओवल भी मिलेगा, इस तरीके से स्क्वायर शेप, या इस तरीके से एक क्यूब के शेप में भी हमको सेल्स देखने के लिए मिलेंगे, या हमको स्टार के शेप में इस तरीके से भी सेल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग कि ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है या नहीं है, शेप ऑफ सेल्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। या एक और अगर हम एग्जांपल ले तो बाई कॉनकेव शेप जो है वो भी सेल्स का हो सकता है। जैसे कि अगर ओवल शेप हम लोग देखें तो ओवल शेप जो है वो हमको ज़्यादातर प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में दोनों में बेसिकली देखने के लिए मिलता है। ये क्यूब का शेप जो होता है ये हमको मोस्टली यूरेटर्स के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, या हमको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। इस तरीके का शेप जो है, स्टार का शेप जो है, ये हमको बोन के सेल्स में देखने के लिए मिल सकता है। या फिर अगर इसी के मॉडिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस तरीके से नॉब्ड एंड्स वाले जो सेल्स होते हैं, ये नर्व सेल जो है उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। ये बाई कॉनकेव शेप जो है ये रेड ब्लड सेल्स का, आरबीसीज का हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के शेप्स जो हैं वो सेल्स में हमको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम लोग साइज के बारे में बात करें, ठीक है, तो साइज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे छोटा जो सेल होता है उसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, जो कि एक इंडिविजुअली लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइकोप्लाज्मा को एक और नाम से हम बुलाते हैं PPLO, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा या PPLO जो है ये सबसे छोटा सेल होता है। और अगर हम लोग लार्जेस्ट सेल के बारे में बात करते हैं तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। अगर डायमेंशंस के बारे में हम लोग बात करें तो 170 सेंटीमीटर इंटू 133 सेंटीमीटर, ये जो है एक ऑस्ट्रिच के एग का डायमेंशन होता है, ठीक है। वैसे ही माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोग बात करें 0.1 μm से लेकर के 0.5 μm तक किसी भी माइकोप्लाज्मा का साइज जो है हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको सबसे लोवेस्ट और सबसे लार्जेस्ट सेल के डायमेंशंस दे दिए, ठीक है। तो दिस इज द सेल शेप एंड द साइज, ठीक है। इसके बाद के टॉपिक्स जो हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
थैंक यू।